तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक। इसका मतलब हुआ टू अलॉट मेमोरी फॉर द वैल्यू एट रन टाइम। ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा है, कहाँ रन कर रहा है? रैम में। वैल्यू कहाँ आएगा? रैम में। तो प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो कह रहा है कि पहला वैल्यू आया तो उसके लिए मेमोरी हम रन के वक्त ही पहला बनाएंगे, दूसरा आया तो दूसरा बनाएंगे, तीसरा आया नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस तरीके से हम प्रॉपर मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर लेंगे। ठीक है। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को लिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा पर्पस यहाँ लिस्ट से ही है। ठीक है, हम लिस्ट एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, ठीक है, इस सबको कंबाइन करेंगे तो लिस्ट ही ना बनेगा। ओके। तो सर लिस्ट के लिए तो एक दूसरा विकल्प भी आपने ऑलरेडी सी में भी सिखा रखा था, एरे का कंसेप्ट। ठीक है। तो मैंने बिल्कुल सिखा रखा था, लेकिन एरे जो है दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। एरे कहता है कि आप जो मेरा मेमोरी स्पेस है उसको तो आपको पहले ही देना होगा। ठीक है। कोई भी एरे डिक्लेयर कीजिएगा तो उसका साइज आपको पहले डिफाइन करना होगा, जैसे इंट n3 लिखते थे ना, इंट n5 जो भी है वट एवर। साइज आप कीजिएगा तो कंपाइल टाइम पे ही हम मेमोरी को अलॉट कर लेंगे, क्योंकि सी में तो दो फेज पे काम होता है, पहला कंपाइलेशन, दूसरा एग्जीक्यूशन। तो कहता है कि जो एरर दीजिएगा वो तो कंपाइल टाइम पे ही अलॉट हो गया। ठीक है। मान लीजिए प्रोग्राम रन ना करे, ठीक है, तो वो मेमोरी जो अलॉट हुआ है क्या होगा? कहता है कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सर दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है। मान लीजिए हमने ये BSc IT के लिए लगा दिया चेयर, ठीक है, अब पड़ा हुआ है, इसका यूटिलाइजेशन BSc IT पड़ेगा, इसमें आके BSc IT आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, लगा दिए, ठीक है। मान लीजिए BSc IT में सीट लगाए हैं 60, आया है बच्चा 3 3 6। ठीक है भैया, बाकी सीट का बर्बादी हो रहा है, उसका भी हम कोई दूसरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। ये व्यवस्था जो है ये क्या है? स्टैटिक है। ये क्या है? स्टैटिक। यानी बैच के आधार पे पहले से ही डिटरमाइन करके हम सीट बना दे रहे हैं कि इतने आएंगे, आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? दो केस हमेशा मिलेगा, एक अंडरफ्लो, एक ओवरफ्लो बताया गया था। तो जब भी एरे लिस्ट पे हम बात करेंगे ये दोनों सिचुएशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। दुनिया के सारे लिस्ट जो हम बनाते हैं वो ऐसे भी नहीं है कि प्री डिफाइंड है, बहुत सारे लिस्ट का आता पता भी नहीं है हमको। ठीक है। और बहुत सारे लिस्ट का पता है, कैपेसिटी भले पता है, लेकिन वैल्यू कितने आएंगे वो पहले से पता नहीं है। ठीक है। ओके। लेकिन कुछ फिक्स्ड भी है। ठीक है। तो जो फिक्स्ड है उनको आप एरे से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको बिहार के 38 जिलों का लिस्ट बनाना है, एरे में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन के 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, उनका एरे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 12 होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन रिजर्वेशन में पटना के लिए किसी ट्रेन में, श्रमजीवी में या कोई भी XYZ ट्रेन में, ठीक है, एक बोगी किया गया है जिसमें 84 सीट है। ठीक है। हर एक डेट के लिए, और एक पर्टिकुलर डेट में 84 आ जाए ये हमको नहीं पता है। पता है? पता है? सिर्फ ये पता है कि कैपेसिटी 84 का है, पर डे के लिए 84, लेकिन उस दिन के लिए 84 यूजर आ जाए एट द सेम मोमेंट वो थोड़ी पता है। ठीक है। ओके। तो हमको क्या चाहिए? ऐसे कई काम है। ठीक है। हमारे पास पता है कि हमारे दुकान में स्टॉक लक्स का, ठीक है, 200 पीस है, लेकिन हम बेच कितना देंगे ये पता है? ठीक है। तो अगर हम 200 के लिए मेमोरी लेके चले कि नहीं आज हम 200 बेच देंगे, तो 200 रिजर्व आएगा, पता चला ग्राहक आए 4, तो बाकी 196 जो मेमोरी था उसका इस्तेमाल तो कुछ हो नहीं पाया, वो तो क्या चला गया? वेस्टेज में जाए। तो ऐसे कई लिस्ट मिलते हैं, ठीक है, जिनको पता होता है कि वैल्यूज आएंगे, पर कितने आएंगे ये पता नहीं होता है।
ठीक है। वैसे लिस्ट को किसी एरे से बनाने के बजाय अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था दें कि जितना वैल्यू आए उतना ही मेमोरी रिजर्व हो, आता जाए मेमोरी रिजर्व होता जाए, आता जाए, ना आए ना हो, फिर आए फिर हो जाए, ठीक है। तो ये कहता है कि ये व्यवस्था तो इस कंपाइल टाइम पे कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे तो एरे का काम करेगा, ठीक है। ये व्यवस्था तो जब भी करना होगा, कब करना होगा, रन, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कब आता है, कंपाइल के समय नहीं आता है, वैल्यू आता है रन के समय, ठीक है। तो हमारे पास एक दूसरा व्यवस्था ऐसा मिलना चाहिए जो रन के समय आने वाले वैल्यू के लिए मेमोरी स्पेसिफाई करे, आने वाले वैल्यू के लिए मेमोरी स्पेसिफाई करे। पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो रन टाइम पे जो हम मेमोरी स्पेसिफाई करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। और इस काम को करने के लिए हमारे पास सी में दो बेसिक फंक्शंस बताए गए थे, जिनमें एक था मैलॉक, क्या था, मैलॉक, और दूसरा था फ्री, ठीक है। जो स्टैटिक है वो अलॉट तो हो जाता है पर हम खाली नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नहीं समझे। जैसे यहाँ पे चेयर लगा दिया गया है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। अब आप यहाँ पे 5 आए 15 आए उससे मतलब नहीं है, चेयर हम हटा नहीं सकते हैं, ये परमिशन मेरे पास नहीं है, ये परमिशन सिर्फ कॉलेज के पास है। वो जब चाहेगी इसको हटाएगी, जब चाहेगी इसको रखेगी। मैं जो बोल रहा हूं समझिए, ठीक है। तो जो भी स्टैटिक व्यवस्था से रिलेटेड जो मेमोरी है उस मेमोरी को हटाने का, ठीक है, जिम्मा, ठीक है, सी के पास भी नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, जिसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। क्या कहते हैं, गार्बेज कलेक्टर, ठीक, ओके। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह हो गया जो आपके मोहल्ले में कचरा उठाने आता है, एक शेड्यूल पे, सुबह आता है शाम को आता है, ठीक है, हमेशा नहीं आता है। आपने कचरा फैलाया और तुरंत आके उठा लिया, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था करनी है तो आपको खुद का करना होगा, ठीक है। आपको खुद को एक आदमी रख देना होगा कि जब कचरा फेंके उठाओ, ले जाके जहां पे डंपिंग होता है वहां पे डालो, ठीक है। ये नहीं है। लेकिन रन टाइम में कहता है ना कि मेमोरी आप बना रहे हैं ना, आप हटा सकते हैं, ये परमिशन हम आपको दे रहे हैं कि भैया 6 बच्चा पढ़ने आया, 6 चेयर लगा दीजिए, पढ़ाई का काम खत्म, 6 चेयर हटा दीजिए, वो परमिशन आपको है, ठीक है। लेकिन जो पहले से अरेंज किया हुआ है उसको हटाने का परमिशन आपको नहीं। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मेमोरी बनाने का काम मैलॉक करता है रन टाइम पे, और रन टाइम पे बने हुए मेमोरी को हटाने का काम कौन करता है, फ्री करता है। ये पहले भी सी में आपको बताया था, बनाने का काम मैलॉक, हटाने का काम फ्री, ठीक है। ठीक है सर, मान लीजिए कि हमको इंटीजर टाइप का वैल्यू रन टाइम पे आना है, जो लिस्ट हम बनाएंगे वो इंटीजर वैल्यू का होगा, मान लिया ऐसा। कैसे वैल्यूज आएंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम मैलोक का इस्तेमाल करेंगे। मैलोक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किए थे कि अगर एक इंटीजर के लिए आपको डायनेमिक एलोकेट करना है तो आप एक इंट पॉइंटर ले लेंगे, कोई भी पॉइंटर ए ले लिए मान लीजिए, ठीक। और ए बराबर आप लिखते थे ऐसे, याद कीजिए थोड़ा, मैलोक और साइज ऑफ, ठीक है। नहीं याद है तो पूछते भी रहिएगा। इससे डायनेमिक एलोकेशन होगा एक इंटीजर वैल्यू के लिए। क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू के लिए। मान लीजिए ये मेमोरी है, हम इसको, इस मेमोरी को रन टाइम में समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो सर ये जब आप काम किए तो हुआ ये कि एक 2 बाइट का मेमोरी रन टाइम पे अलॉट हुआ। क्या हुआ, अलॉट हुआ, ठीक है।
इस 2 बाइट मेमोरी का एक एड्रेस होगा, मान लिया 100, ठीक है, और ये एड्रेस दे दिया एक पॉइंटर को जिसका नाम क्या है, ठीक है, पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक, अब इस पॉइंटर ए के जरिए हम इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो लिस्ट का एक वैल्यू हुआ, कितना वैल्यू हुआ? मान लीजिए हमको दूसरा वैल्यू करना है सर, तो ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर इसी को दोबारा कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी लाइन को अगर आप दोबारा लिख दिए, दिमाग लगाना है यहाँ पे, दिमाग सबके पास है, लगाता कोई कोई है, ठीक है। अगर यही लाइन लिख देंगे तो ठीक है सर, एक दूसरा बन गया सर, इसका एड्रेस मान लीजिए 110 है, जहां खाली रहेगा वहां बनेगा, ठीक है। लेकिन पहले ए इसको पॉइंट करता था, अब ए किसको पॉइंट करने लगा? इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है, ओके। तो सर ठीक है, दूसरा वैल्यू आया तो डाल तो दिए इसमें, लेकिन पहला गड़बड़ हो गया, अब पहला तक कहीं से पहुंचेंगे? नहीं, मतलब एक पॉइंटर लेके हम बार बार मैलोक करके काम तो कर सकते हैं, पर जो लास्ट वाला होगा सिर्फ वही एक्सेसिबल होगा, बाकी सब तो गायब हो गया। अब उसका एड्रेस क्या था हमको पता नहीं है, तो ये सब गार्बेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो मेरे किसी यूज में काम में नहीं होगा। तो क्या ये एक लिस्ट बनाने का तरीका हुआ कि हम लिस्ट बना दे हजारों का, रहे सिर्फ लास्ट वाला एक? ये नहीं है, ठीक, ओके। तो ये एक व्यवस्था, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा है कि अगर हम ऐसे लेके बढ़ते हैं तो दिक्कत है, ठीक है। सर दूसरा व्यवस्था कर लेते हैं ना, क्या दूसरा व्यवस्था सर? एक ले लेते हैं यहां पे, मान लीजिए यहां पे हम ले लें इंट पॉइंटर बी, ठीक है, और इसको ए में रखने के बजाय हम बी में दे देंगे, तो सर तो अब तो हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कैसे सर? तो ए जो है वो पहला का रखेगा एड्रेस, ठीक है, ए जो है वो पहला का रख लेगा, अब बी जो है वो दूसरा का रख लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे भी व्यवस्था से, चलिए ये उचित व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था से अगर हमको लाखों करोड़ों वैल्यूज का लिस्ट बनाना है तो कितने पॉइंटर हम लेने पड़ेंगे? लाखों करोड़ों हम पॉइंटर लेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर। तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो क्या फायदा है सर? एरे ही यूज कर लेते ना, मतलब इस कॉम्प्लेक्सिटी से तो अच्छा है कि एरे में चले जाएं, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स तरीका हो गया। तो फिर होगा कैसे? होगा ये कि पॉइंटर एक रहे, वैल्यू सब मिल जाए, ठीक है। अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि लिस्ट की ये दोनों वैल्यू तो जरूर हैं, पर हकीकत में मेमोरी में ये लिस्ट नहीं है। ए अलग है और बी अलग है, और लिस्ट का मतलब होता है मेमोरी के बीच में जुड़ाव। क्या होता है? जुड़ाव। एरे कहता है कि मेरा तो डिफॉल्ट जुड़ाव है कि अगर पहला का एड्रेस 100 है तो दूसरा का 102 होगा, तीसरा का 104 होगा। ये तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। ई कह रहा है ऐसा है ही नहीं है, पहला तो 100 है, दूसरा 110, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, और ना ही ए का बी के साथ कोई जुड़ाव है, ठीक है, ओके। तो कहता है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम इस मेमोरी को बनाते क्रम में, ध्यान से समझना है, ए को बनाए, बी को बनाए, सी को बनाए, अगर बनाते क्रम में इनके मेमोरी को एक दूसरे से लिंक करते चले गए। क्या करते चले गए? लिंक करते चले गए। लिंक करना मतलब क्या होता है? एक के पास दूसरे का एड्रेस रखना। ध्यान से समझिए, लिंक करने का मतलब क्या होता है?
एक के पास दूसरे का एड्रेस रखना। अगर ऐसी व्यवस्था बना दें तो मेरा एक पॉइंटर से काम चल जाएगा। ठीक है, मैं एड्रेस राज का रख लूंगा। ठीक है, राज के पास वैल्यू भी है और राज अपने अंदर एड्रेस इसका रख लेगा, इसके पास भी वैल्यू है। ये अपने अंदर एड्रेस उसका रख लेगा, उसके पास भी वैल्यू है। वो अपने अंदर एड्रेस उसका, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? तो अगर मैं राज को फॉलो करूंगा तो राज मुझे इसको बता देगा, ये मुझे उसको बता देगा, मेरा काम हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्सिटी से हम बच जाएंगे। लेकिन इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हर एक के पास एक सुविधा देना होगा कि तुम वैल्यू रखने के साथ साथ तुम अगले वाले का एड्रेस भी रख सकते हो। बात समझे? ठीक है, तो अभी तो हम सर सिर्फ इंट डाटा टाइप को लेके काम कर रहे थे। क्या इससे हम एड्रेस रख लेंगे? ना, इससे तो सिर्फ वैल्यू रखेंगे। तो फिर एड्रेस रखना होगा तो डाटा को कंपोज करना होगा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना होगा, ऐसी व्यवस्था बनाना होगा, ठीक है, कि उसमें डेटा भी रहे यानी इंटीजर भी रहे और एड्रेस भी रहे। इसी के लिए हमको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? ठीक है, कैसे? थोड़ा एक ब्रीफ, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट से स्टार्ट कर देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। मान लीजिए टाइप डेफ तो आपको बताए थे, स्ट्रक्ट, और मान लीजिए ब्लॉक को हम लोग क्या नाम देते हैं? मेमोरी ब्लॉक को हम लोग क्या कह सकते हैं? नोड। ठीक है, इसका 3 नाम है, नोड भी कह सकते हैं आप, ब्लॉक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, नोड प्रचलित नाम है, वर्ड है। तो सर डाटा तो मेरा इंटीजर ही होगा, जो लिस्ट बनना है वो किसका बनना है? ठीक है, मान लीजिए इंटीजर क्या नाम है? डेटा। ठीक है, लेकिन इसको तो एड्रेस भी रखना है ना, तो स्ट्रक्ट नोड, आप पॉइंटर एक ले लेंगे, क्योंकि एड्रेस रखने का जिम्मेवारी किसके पास है? वेरिएबल के पास क्या है कि पॉइंटर के पास है? एड्रेस कौन रखता है? वेरिएबल के पॉइंटर, पॉइंटर। तो यहाँ पे एक पॉइंटर लेना है, किसी भी नाम का ले लेते हैं, मान लीजिए कि नेक्स्ट ही नाम का ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ओके, क्लियर? क्लियर? अब क्या होगा, देखिए हम करना क्या चाहते हैं जिससे लिंक लिस्ट शुरू होगा। हम यहां पे क्या करेंगे, एक पॉइंटर हम ले लेंगे। अब इंट का पॉइंटर नहीं लेंगे, अब हम किसका पॉइंटर ले लेंगे? नोड का, जो कि स्ट्रक्चर है। और हम इस एच को कहेंगे कि भैया तुम एक स्ट्रक्चर टाइप का एक मेमोरी अलॉट करो रन टाइम पे। कब? ध्यान देना है, यहीं पे सारा खेल यही है। सॉरी, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि भैया तुम नोड टाइप का, नोड जो कि एक यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसकी जितनी भी साइज है उतना साइज को मेजर करो, अलॉट करो और उसका एड्रेस रिटर्न करो किसके पास? एच के पास। तो ठीक है सर, मान लिया कि ये हमारा मेमोरी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। सर ये हमारा क्या है? मेमोरी है। तो इस व्यवस्था से ये समझ में आया कि जो मेमोरी अलॉट होगा, अब उस मेमोरी में 2 सेक्शन होंगे। एक इंटीजर सेक्शन यानी डेटा, एक किस नाम का होगा? और दूसरा एड्रेस। एड्रेस। ठीक है, और ये जो अलॉट हुआ इसका एड्रेस किसके पास चला गया? एच के पास। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, डाटा पार्ट है, डाटा डाल दिए सर, आगे कोई वैल्यू आया नहीं है तो नल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये जो 3 ठो लकीर खींचे हैं इसको नल सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं?
हालांकि 2 बड़ा होता है, बीच वाला छोटा होता है। ठीक है, इसको नल सिंबल बोला जाता है। क्लियर? तो सर एक ही वैल्यू थोड़ी आने वाला है, मल्टीपल वैल्यूज आने वाले हैं। तो अगला के लिए क्या करें? तो कहता है कि अगला का भी मैलोक कीजिए। अगला को आप क्या कीजिए? मैलोक कीजिए। ठीक है, तो किस पॉइंटर से करें? तो एक हेल्पिंग पॉइंटर रख लीजिए, कुछ भी हेल्पिंग पॉइंटर आप रख लीजिए। मान लीजिए कि ये ब्लॉक बना, ठीक है, एक हेल्पिंग पॉइंटर हम क्या रख लेते हैं? क्यू को रख लेते हैं हेल्पिंग पॉइंटर। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल पॉइंटर एच ही है, हेल्पिंग पॉइंटर क्या ले लिए? क्यू, ऐसा मान के चल रहे हैं। क्यू को कहे मैलोक करो, तुम इसका एड्रेस रख लो। ठीक है, कहा ठीक है, डाटा डाल दो। तुम्हारे आगे कुछ है? नहीं है। तुम्हारे पीछे एच है, तो एच को कहेंगे कि तुम अपने अंदर इसका एड्रेस रख लो। किसका एड्रेस रख लो? क्यू का। किसका एड्रेस रख लो? क्यू का। वही तो बता रहे हैं। अब इस क्यू की मदद से ऐसे हम सैकड़ों कर करके पिछले वाले को क्या करते जाएंगे? अपडेट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हमको उतने नंबर ऑफ पॉइंटर्स की जरूरत भी 2 से 3 पॉइंटर पे हम सारा काम निकाल लेंगे। और फाइनली हम किसको बताएंगे लिस्ट के लिए? एच को, क्योंकि एच इसके डाटा को दे देगा और कहेगा नेक्स्ट जाइएगा तो इस पे चले जाइएगा, इसके डाटा मिलेगा फिर नेक्स्ट कीजिएगा। ऐसे हम करके पूरा चले जा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये हम अभी लिंक लिस्ट नहीं समझा रहे हैं, लिंक लिस्ट की भूमिका समझा रहे हैं। ठीक है, हमको टोटल इस चीज को बनाने में 3 पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। कितने पॉइंटर की? 3। एक जो पहला पे रुका रहे, दूसरा हर बनने वाले के पीछे रहे, ठीक है, और तीसरा जिससे हर नया बने। नहीं समझे? एच को हम रोक देंगे राज पे, और दूसरा, ठीक है, पिछले वाले पे रहे। तो मान लेते हैं कि राज अगर पहला है तो इस दूसरा जो है राज ही पे रहेगा। तीसरा जो नया बनेगा तो ये नया बना तीसरे से, जैसे बना राज पे जो रुका हुआ है वो उसको अपडेट कर लेगा, और चूंकि ये बन गया तो ये खिसक के इसके पास आ जाएगा। अब फिर जो अगला बनेगा वो नए वाले से बनेगा, फिर ये अपडेट करके खिसक जाएगा, और ये काम करते जाएंगे। और जो पहला पॉइंटर है वो अभी तक किस पे रुका हुआ है? राज पे रुका हुआ है। ठीक है, हमको सिर्फ एच से मतलब है, एच पता, सब पता। पॉइंट क्लियर? ये जो प्रोसीजर है जिसमें हम एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से के एक ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक का एड्रेस रख रहे हैं, होल्ड करा रहे हैं, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड अ लिंक लिस्ट प्रोसीजर। ठीक है, यही तरीका क्या कहते हैं हम लोग? लिंक लिस्ट। ठीक है। सर हाँ सर अगर हम लोग का पॉइंटर क्यू पर पॉइंट कर रहा है सर, अगर हमको पीछे एज का हमको इंफॉर्मेशन डाटा चाहिए तो उसके लिए कौन सा एड्रेस पे फिर हम लोग जाएंगे? नहीं, हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन करना है यू ऑलवेज स्टार्ट विथ एच। सर अगर एच से क्यू की तरफ पॉइंट हुआ है और हमको वापस से पीछे का डाटा को हमको एक्सेस करना है तो नहीं, वहां तो पे उसके कैसे? लिए नहीं, पीछे का एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बताया जाएगा। इसमें 3 तरह के बेसिक लिंक लिस्ट है, 4 तरह के हैं बेसिकली। सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो उन लिंक लिस्ट से आपको पता चलेगा कि किन से हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं और किन से हम आगे और पीछे दोनों बढ़ सकते हैं। समझ गए? यस सर। ठीक है, ये जो हम अभी सिखा रहे हैं ये एक्चुअली सिंगली का है। इसमें हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे घसक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और व्यवस्था मिलेगी आगे हमको, डबली की व्यवस्था मिलेगी, जिसमें हम आगे भी बढ़ सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोड के बाद भी नोड हो सकता है, नोड के पहले भी नोड हो सकता है। ठीक है, अगर हमको बाद और दोनों को रखना है तो उस चीज को हम लोग डबली बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। हाँ, सर्कुलर में बताएंगे एकदम। हैव पेशेंस, पेशेंस, पूरा पेशेंस रखिए।
आपको पढ़ाने में मुझे जरा रत्ती भर का ये नहीं लगता है, मैं इफ बट सोचता ही नहीं हूँ। पहला तो ये है कि आपको पढ़ाने से मेरा पर्सनल बेनिफिट है, मैं जितना अच्छा आपको पढ़ाता हूँ उतना मेरा पर्सनल इन्हांसमेंट होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं आपके लिए कोई छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता है। अब कोई ओकेजन हो जाए ऐसा छूट जाए तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, पर अदरवाइज आप छूटेगा नहीं कोई चीज, और पूरा मैं इंटरेस्ट उठा के पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे जोन में भी शामिल होना चाहिए और आपको भी उतना ही मजा आना चाहिए। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, 1 बाय 1 हम लोग सब सीख लेंगे, ठीक है। अब बहुत को पहला ही सिखाते हैं तो सब दिमाग आने लगता है, सिंगली बताया नहीं कि वो डबली समझने लगता है, सर्कुलर भी समझने लगता है, ठीक है। और बहुतों को दिक्कत भी है, बहुतों को बहुतों बता दी है, लेकिन वो आज तक रिकॉर्ड नंबर 1 ही पे अभी चल रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब हम सबको चैंपियन ही बना दें ऐसा नहीं हो सकता है, पर कोशिश तो हमारी सबके लिए रहती है। तो आई थिंक आज की सेवा रहने दिया जाए यहीं तक कि बढ़ा दे सेवा। क्लास है, मैम तो है, लिंक आता है, मैम तो यहीं देखे थे ना उनको, पूछ लो तो थोड़ा और खींच देंगे। सर वो क्लास में बैठो। चलिए अटेंडेंस कर लेते हैं।